नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है किशोरावस्था। मनोविज्ञान की सीरीज मैंने शुरू की थी जिसमें मैंने आपको बाल्यावस्था शैशवावस्था के बारे में पढ़ा दिया। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था। तो अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडोलसेंस। और इसकी आयु की बात करें कि किस आयु वर्ग को किशोरावस्था में रखा जाता है तो 12 या 13 वर्ष से इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत होता है 18 से 19 वर्ष तक। ठीक है, 12 या 13 वर्ष से प्रारंभ का अर्थ क्या हुआ कि 12 वर्ष का अंत से और 13 वर्ष के प्रारंभ से ये अवस्था क्या होगी? प्रारंभ हो जाएगी। और 18 वर्ष का अंत और 19 वर्ष के प्रारंभ में इस अवस्था का अंत माना जाता है। ठीक है, किसी किताब में आपको 13 से 19 वर्ष लिखा होगा, किसी किताब में 12 से 18 वर्ष लिखा होगा। कोई गलत नहीं है, इसीलिए मैंने इस तरह से आपको बताया है। एग्जाम में जैसे ऑप्शन आते हैं वैसे आप इनका निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आए। अब जब हम किशोरावस्था को समझने चलते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं किशोरावस्था को इंग्लिश बोलते हैं एडोलसेंस, जो कि लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लैटिन भाषा के एडोल केयर शब्द से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है परिपक्वता की ओर ले जाना। क्या अर्थ होता है? परिपक्वता की ओर ले जाना। यानी कि इस अवस्था में क्या है? इस अवस्था में बालक को जो है परिपक्वता की ओर ले जा रही है। ये अवस्था बालक जो है परिपक्वता की ओर जा रहा है। इस अवस्था में पता चलता है कि बालक जो है परिपक्व हो चुका है, वो अपनी परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ है। इसके बाद क्या होता है कि हर अवस्था में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ है, ये आपको पता चल। मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ कि विकास जो है गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, हर अवस्था में होता है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है कि विकास की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों ने माना कि किसी ने माना अचानक विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है, मतलब विकास जो है अचानक होता है। और किसी में बताया गया कि नहीं, जो भी परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे माने जाते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे होते हैं। ठीक, तो क्या है, इनको दो भागों में बांट दिया गया। इसीलिए विकास के सिद्धांत को क्या किया गया? किशोरावस्था में जो विकास के सिद्धांत है इनको दो भागों में बांट दिया गया। एक जो ग्रुप बना वो बना आकस्मिक विकास का सिद्धांत और दूसरा ग्रुप बना क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक, आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हुए? स्टैनली हॉल में होते हुए। और क्रमिक विकास सिद्धांत के महोदय किंग, थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ हुए। अब हम समझते हैं कि इस सिद्धांत में ये है क्या। देखिए, किशोरावस्था की बात यदि सबसे पहले किसी मनोवैज्ञानिक ने की थी तो वो थे स्टैनली हॉल महोदय, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1904 में। एडोलसेंस पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कौन सी पुस्तक? जिसको हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था या इंग्लिश में बोले तो एडोलसेंस। 1904 में ये पुस्तक जो थी इन्होंने लिखी थी। ठीक है, आप समझिए। तो इस पुस्तक में इन्होंने बताया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम इन्होंने रखा आकस्मिक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बालक में जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं, किशोर में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, कोई परिवर्तन है वो अचानक से होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो धीमे धीमे आपको दिख रहे हैं और वो परिवर्तन आपके सामने धीमे धीमे होकर आ गए, ऐसा नहीं। उन्होंने बताया कि जो भी परिवर्तन होगा, चाहे वो शरीर में हो, मन में हो या फिर संवेगों में हो, वो अचानक से होगा और आपको दिखाई देगा। ये इनका मानना था। इसीलिए इन्होंने एक जो शब्द कहे वो कौन से थे? किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी परिवर्तन है वो अचानक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसका बाल्यावस्था से कोई संबंध है या बाल्यावस्था में दिखने लगे। जब बालक किशोरावस्था में पहुंचेगा तो अचानक से ही उसमें सारे परिवर्तन होंगे और नजर आएंगे। ये कौन सा सिद्धांत है? आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अचानक होने वाले परिवर्तन को आकस्मिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसी को ही त्वरित विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। किसी किसी बुक में त्वरित विकास भी लिखा होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो इसी को कहते हैं। इसके प्रवर्तक स्टैनली हॉल में होते हैं। इनकी पुस्तक एडोलसेंस है जो उन्होंने 1904 में लिखी थी। ठीक, ये बात हो गई आकस्मिक विकास के सिद्धांत की। अब जब क्रमिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है क्रमिक विकास, यानी जो क्रम से हो, धीरे धीरे हो। ठीक है, यही तो है इसका अर्थ। और इसके प्रवर्तक है किंग, थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ। तो किंग महोदय ने अपने इस विकास को समझाने के लिए क्या कहा कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था संबंधित है। ये शब्द किसके हैं? ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे ये कोटेशन का कुछ लाइन आपको दे देंगे और पूछेंगे ये किसने कही है, तो आप याद रखिएगा ये किसके शब्द हैं? ये किंग महोदय के शब्द हैं। ठीक है, या ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लीजिएगा।
तो अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है कि जब सर्दियाँ प्रारंभ, गर्मियों की ऋतु खत्म होने वाली है, सर्दियाँ प्रारंभ होने वाली हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से बहुत ठंड पड़ने लगती है, एकदम से हम लोग जैकेट लाद लेते हो, स्वेटर पहन लेते हो, इस तरीके का काम नहीं करते ना। तो क्या होता है कि पहले धीरे धीरे ठंड स्टार्ट होती है, सुबह शाम की ठंड होती है, हम लोग हल्के कपड़े पहन लेते हैं, हाफ स्वेटर पहन लिया, शॉल डाल ली, इस तरीके के तो होते हैं। इस समय क्या अंदाज लग जाता है कि अब जो है सर्दियाँ प्रारंभ होने वाली हैं, या हम लोग सो करते रहते हैं लेकिन काम चल जाता है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि सर्दियां प्रारंभ होने वाली हैं। पर ऐसा तो नहीं कि अचानक से एक दिन पहले गर्मियां खूब पड़ रही हैं और एक दिन ठंड पड़ने लगी, रजाई ओढ़ने लगे या कंबल ओढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो यही बात जो है किंग महोदय बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो है कि इन्होंने ऋतुओं का उदाहरण देकर ये बात समझाई। ऐसे इन्होंने बताया कि जब बाल्यावस्था का अंत हो रहा होता है तभी क्या होता है, किशोरावस्था के लक्षण उसमें दिखने लगते हैं। मतलब किशोरावस्था में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं वो बाल्यावस्था में नजर आने लगते हैं। तो ये उन्होंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ऐसा नहीं कि जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो अचानक से हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था का जब अंत हो रहा है तो उसमें परिवर्तन जो है दिख रहे हैं, वही परिवर्तन आगे जाकर किशोरावस्था में परिपक्व हो जाते हैं और पूर्णता नजर आने लगते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही, किंग थॉर्नडाइक और हलिंगवर्थ महोदय ने। बात समझ में आया आप सबको? तो ये दो सिद्धांत हैं किसके, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। अगर आपसे पूछे जाए तो दो सिद्धांत है, आत्मिक विकास का सिद्धांत और क्रमिक विकास का सिद्धांत। किसने दिए ये भी मैंने आपको बता दिया, और किसमें क्या बात कही गई। क्योंकि कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जैसे जो विकास धीरे धीरे, किशोरावस्था में कोई विकास धीरे धीरे जब हो रहा है तो उसका कौन से विकास के अंतर्गत आ जाएगा, क्रमिक विकास के या आत्मिक विकास के। तो आप अगर इनको समझ पाएंगे तभी तो आंसर दे पाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए, दोनों विकास के सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद क्या आता है आपका, इसकी विशेषताएं। हम इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले है शारीरिक विकास का सिद्धांत, सबसे पहले है शारीरिक विकास। ठीक, विशेषताओं में हमें क्या पढ़ना है, शारीरिक विकास। क्या होता है, शारीरिक विकास की दृष्टि से जो है किशोरावस्था को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि इस अवस्था का जो अगर हम देखें अर्थ समझें तो वो क्या है, परिपक्वता की ओर ले जाना। यानी शरीर भी पूर्णतः परिपक्व हो चुका है, हड्डियां जो हैं पूर्णतः जो है मजबूत हो चुकी हैं, दृढ़ हो चुकी हैं, और हड्डियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 206। ठीक, हड्डियां जो है अस्थीकरण की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। हड्डियां जो है जैसा उनको रूप धारण करना धारण ले चुकी हैं। यानी शरीर जो है बच्चे का परिपक्व हो चुका है, वो अब बच्चा नहीं रहा, वो किशोर बन गया। ठीक है, तो उस दृष्टि से शारीरिक विकास जो है इसका सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है किशोरावस्था को। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक बालिकाएं अपने शरीर के प्रति बड़े चिंतित भी रहते हैं, अपने शरीर को सुंदर दिखाने का, स्वस्थ हष्टपुष्ट दिखाने। जो बालक हैं उन्हें मजबूत दिखने का, हष्टपुष्ट दिखने का जो है बड़ा क्रेज होता है इस अवस्था में कि हम, और लड़कियों को क्या कि हम सुंदर दिखें, आकर्षित, लोग हमें देखकर आकर्षित हों। ये इस तरह का इस शारीरिक विकास जो है इन बालकों के अंदर और बालिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसी अवस्था में जो है थायराइड ग्रंथि जो है विकसित होती है और उसमें से स्राव प्रारंभ होता है। इसी के कारण इस अवस्था में जो है जब थायराइड ग्रंथि से स्राव प्रारंभ होगा तो क्या होगा, बालकों की जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है और कर्कश हो जाती है, जबकि बालिकाओं की आवाज़ कोमल और मधुर हो जाती है। ठीक, बालिकाओं की आवाज़ कैसी हो जाती है, कोमल और मधुर। ठीक, तो ये भी क्या है, शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इतनी बात आप सबको समझ में आई, यानी कि और शरीर जो है पूर्णतः परिपक्व है। ठीक, इसलिए जो है सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है, मजबूती प्राप्त कर चुका है शरीर, किसी बात की अब उसमें कमजोरी नहीं है। कही जाती है ना कि किशोरावस्था जो है, जो वही अवस्था जो है जो शरीर सबसे ज्यादा मजबूत जिस अवस्था में, कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद क्या आता है, मानसिक विकास। मानसिक विकास की दृष्टि से भी ये बहुत ही कहना चाहिए सबसे अच्छी अवस्था यही है, क्योंकि मानसिक विकास जो है वो भी परिपक्व हो चुका है। ठीक, ये जो विकास है ये भी परिपक्व हो चुका है। क्या अब इसमें क्या समझना है आपको, इसमें बच्चे की बुद्धि जो है, जो किशोर है उसकी बुद्धि विकसित हो चुका है, उसका मस्तिष्क पूर्णतः विकसित हो चुका है। ठीक है, अब क्या है, उसमें बहुत सी मानसिक योग्यताएं विकसित हो चुकी हैं, जैसे कि उसमें चिंतन करने की, अमूर्त चिंतन की योग्यता, तर्क करने की योग्यता, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति उसकी सब मजबूत हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम कोई चीज़ याद कराते हैं तो उसका स्तर छोटा होता है, 2-3 लाइन के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का आंसर समेट देते हैं, इतना ही ये याद कर पाएगा। ठीक है, या कोई कठिन चीज़ है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि
मान लीजिए हमने 8th स्टैंडर्ड में कोई चीज़ पढ़ी, हमें नहीं समझ में आ रही, वही चीज़ हम 10th स्टैंडर्ड में जब पढ़ते हैं तब वो हमको अच्छे से समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिक योग्यताएं बढ़ चुकी हैं, हमारा मस्तिष्क जो है परिपक्व हो चुका है। ठीक है, इस अवस्था का अर्थ ही है परिपक्वता की ओर ले जाना। तो क्या है, अब उसमें अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसको भी जान सकता है, उसके बारे में भी सोच सकता है, उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ गई। ठीक है, बात समझ में आया? छोटा बच्चा छोटी चीज़ों को याद कर पाता है, लेकिन जब हम 9th 10th इंटर के स्टैंडर्ड में आ जाते हैं तब हमारे जो प्रश्न लिखने की क्षमता है, उसको याद करने की क्षमता, वो भी तो बढ़ जाती है। हम लोग एक एक पन्ने का प्रश्न याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं और हमारे अंदर कई मानसिक योग्यताएं जो है विकसित हो चुकी हैं और जो है मस्तिष्क परिपक्व हो चुका है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसकी अगली विशेषता क्या है? घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। ठीक, इसमें क्या है? घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता का अर्थ क्या है? इसमें क्या है कि जैसे हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था, टोली और समूह की अवस्था। ठीक, टोली या गिरोह की अवस्था, मतलब बालक जो है टोली या गिरोह में रहना पसंद करता है। इस अवस्था में भी एक ये गुण पाया जाता है, जो किशोर हैं उनका भी समूह में बड़ा, समूह को वो भी बहुत महत्व देते हैं। ठीक है, अपने समूह के विचार, और अगर उनके माता पिता के विचार नहीं मिल रहे हैं तो वे अपने समूह को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि अपने माता पिता या अपने घर वालों को। उन्हें अपने समूह की बात ज़्यादा समझ में आती है, परंतु उस समूह में भी उनका कोई ना कोई ऐसा मित्र जरूर होगा, ठीक है, कि उनका व्यक्तिगत होगा, घनिष्ठ होगा, जिसे कि आप लोगों की भाषा में अगर हम कहें तो बेस्ट फ्रेंड। ठीक, ऐसा नहीं कि जिस समूह में जितने लोग हैं वो सब उसके घनिष्ठ मित्र हो गए, सब उसके जो हैं व्यक्तिगत उससे बातचीत होती है, इस तरीके का नहीं। कोई ना कोई 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्हें वो अपने बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, जिन्हें वो अपने सारे सीक्रेट बताते हैं। ये किस आयु की विशेषता है? किशोरावस्था की। किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की, कि उनके घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता जो है वो किशोरावस्था की विशेषता है। इतनी ज्यादा ये मित्रता होती है कि इनके लिए मरने मारने को भी तैयार हो जाते हैं, इतनी घनिष्ठ ये मित्रता होती है। ठीक है, बात समझ गए ना? मतलब एक बेस्ट फ्रेंड, अगर वो बेस्ट फ्रेंड उसका किसी और से बात करने लगे तो भी बच्चों में, किशोरों में जलन की भावना प्रारंभ हो जाती है कि अरे मेरा दोस्त है, दूसरे से क्यों बात कर रहा है। ठीक है, ये भाव कौन सी अवस्था के हैं? किशोरावस्था के। एक ना एक उनका बेस्ट फ्रेंड, आप अपना भी समय अगर याद करेंगे तो भी आपको याद आएगा कि जब आप इस आयु में थे तो आपके भी कोई बहुत घनिष्ठ बेस्ट फ्रेंड था जो आपके सारे सीक्रेट जानता था, जिसे आपने माँ बाप से जो बात आप शेयर नहीं करते थे वो भी उन मित्रों से शेयर करते थे। ठीक है, तो ये किस अवस्था की विशेषता है? घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, किशोरावस्था की। ठीक, इसके बाद क्या है? स्थिरता व समायोजन का अभाव। ठीक, इसमें क्या होता है? स्थिरता और समायोजन के अभाव। इसका अर्थ क्या हुआ? इस अवस्था की एक विशेषता क्या है कि बालक के आवेग और संवेग में बहुत परिवर्तन होता है। ठीक, परिवर्तन बहुत अधिक होता है, जैसे कि क्षण में उसके अंदर गुस्सा है, क्षण में उसके अंदर खुशी हो जाएगी। इस अवस्था की विशेषता है। आवेग और संवेगों में इतना ज्यादा परिवर्तन होता है कि वो समायोजन नहीं कर पाता। ठीक है, आप अभी एकदम से खुश हैं, ये चीजें जो है आप खुद पर ढाल कर देखिए। जब आप उस अवस्था में, अगर कोई व्यक्ति है अभी बहुत खुश है और अचानक से वो एकदम से रोने लगे, या क्या कहते हैं, एक रो रहा है एकदम से हंसने लगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे यार पागल है, इसे कुछ पता नहीं कैसी हरकतें कर रहा है। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि उसके अंदर समायोजन करने की क्षमता नहीं, स्थिरता का भाव नहीं। ऐसा ही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर कोई अपने आप में समायोजित है तो अचानक रोते रोते हंसने थोड़ी ना लगेगा, नाचते हंसते रोने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है इस अवस्था की विशेषता होगी, स्थिरता और समायोजन का अभाव। ये किशोरावस्था की विशेषता है। इसमें अब स्थिरता से क्या समझना है आपको? जैसे स्थिरता से क्या समझना है, हमने बाल्यावस्था पढ़ी थी तो हमने बताया था कि बच्चे को कोई चीज़ बहुत पसंद है, यदि किसी दूसरे बच्चे ने वो चीज़ ले ली तो भले ही उस बच्चे को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीखता है, नहीं कुछ कहता। उसकी माँ ने उसे आंखें दिखा दी कि कुछ मत कहना, तो बच्चा नहीं कह रहा है। लेकिन जब हमने शैशवावस्था पढ़ी तब हमने क्या पढ़ा था? बच्चा किसी चीज़ से खेल रहा, बहुत खुश है, और अचानक से उससे वो खिलौना आप छीन लीजिए तो वो क्या करता है? रोना प्रारंभ कर देता है। ये क्या है? ये स्थिरता का अभाव ही तो था। ठीक है, ये स्थिरता का अभाव तो हुआ, तभी तो बच्चे ने एकदम से रोना शुरू कर दिया। जब आपने खिलौना वापस दे दिया वो वापस चुप हो गया। ये शैशवावस्था की विशेषता हो गई। ठीक, और किशोरावस्था में क्या होता है? यदि किसी ने उससे उसकी फेवरेट चीज छीन ली, किसी किशोर से किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी फेवरेट कोई चीज छीन ली, तो वो किशोर जो है इस समय परिपक्व है, उसका शरीर भी परिपक्व है, उसका मस्तिष्क भी परिपक्व है, वो अपने आप को बड़ा बलशाली समझता है। तो वो क्या करता है? वो रोता धोता नहीं, वो अपनी चीज को उस व्यक्ति से दोबारा छीनने की कोशिश करता है। ठीक, वो दोबारा छीनने की कोशिश करता है।
क्योंकि उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है कि हम इससे दोबारा छीन लेंगे, इसने मेरी छीनी कैसे। लेकिन फिर भी ये स्थिरता का अभाव तो है, हो सकता है उसने उसे चिढ़ाने के लिए छीनी हो, थोड़ी देर बाद वो वापस कर दे। तो क्या होता है, इस अवस्था में स्थिरता और समायोजन का अभाव पाया जाता है। तो ये लक्षण किस अवस्था से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं शैशवावस्था से। इसीलिए इस अवस्था को पुनः शैशवावस्था की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनः शैशवावस्था की अवस्था। देखिए मैंने इधर लिख भी रखा है, अभी मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगी तब आप समझेंगे। इस अवस्था को पुनः शैशवावस्था की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये जो गुण हैं वो किससे मिल रहे हैं, ये किससे मिल रहे हैं, ये शैशवावस्था से मिल रहे हैं। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा जो है समायोजित नहीं है, स्थिर नहीं है, उसके आवेग तथा संवेग उसके स्थिर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर गुण किशोरावस्था में हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा हम लोगों ने, पुनः शैशवावस्था की अवस्था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पुनः शैशवावस्था की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो अवस्था कौन सी होगी, किशोरावस्था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आता है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थायित्व। ठीक, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थायित्व, ये है इसकी अगली विशेषता। इसके अंतर्गत क्या है कि किशोरों की रुचियों में शुरुआत के समय में बहुत परिवर्तन होता है। आज उन्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है, पता चला 2-4 दिन बाद वो चीज़ नहीं अच्छी। खाने में उनका टेस्ट निरंतर परिवर्तित हो रहा है। खेलने में आज उन्हें पता चला क्रिकेट खेलना पसंद है, कल उनका क्या है, क्रिकेट खेलने का मन नहीं। ठीक, या फिर क्या कोई विषय में आज उन्हें बहुत रुचि है, पढ़ रहे हैं बहुत मन से, लेकिन पता चला 8-10 दिन बाद उनकी रुचि इस विषय से हट गई, या महीने 2 महीने बाद उनकी रुचि इस विषय से हट गई, तो उसको पढ़ना बंद कर दिया, दूसरा विषय शुरू कर दिया। ये विशेषता किसकी है, किशोरावस्था के प्रारंभिक दिनों की विशेषताएं हैं कि रुचियों में परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे जैसे ये अवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, इनकी रुचियों में स्थायित्व आने लगता है। क्यों, क्योंकि उन्हें जो है अब अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। व्यवसाय का चुनाव भी जो है वो इसी दिशा में करना होता है, इसी अवस्था में करना होता है। इस अवस्था में जब व्यवसाय का चुनाव करते हैं तभी तो वो अपने विषयों का चुनाव कर पाते हैं। उन्हें डॉक्टर बनना है तो उन्हें पता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उन्हें इंजीनियर बनना है तो उन्हें पता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ये मतलब जैसे आप व्यवसाय चुनेंगे वैसे ही तो अपने लक्ष्य, अपनी पढ़ाई का निर्धारण करेंगे। तो इसी अवस्था में जो है व्यवसाय का चुनाव भी करना होता है। तो क्या होता है कि जब ये अवस्था अपनी चरम सीमा की ओर होती है, तब इनकी रुचियों में क्या होता है, स्थायित्व तो आने लगता है। ठीक है, शुरुआत में अगर प्रारंभिक किशोरावस्था की बात की जाए तो रुचियों में परिवर्तन होता है, और अगर उत्तर किशोरावस्था की बात की जाए तो रुचियों में स्थायित्व आने लगता है। ठीक, इसके बाद आता है वीर नायक की पूजा। ये वीर नायक या वीर पूजा की जो भावना है, ये क्या है, इसको अगर इंग्लिश में हम बात करते हैं तो कहते हैं रोल मॉडल। इस अवस्था में जो है बच्चे या बालक, किशोर अपने किसी न किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। आपने देखा होगा कि इस आयु वर्ग के अगर आप कमरों में जाएं तो किसी के कमरे में किसी क्रिकेटर के बहुत से चित्र लगे होंगे, किसी के कमरे में हीरो हीरोइंस के चित्र लगे होंगे, या किसी के कोई नेता उसको बहुत पसंद होगा उसके लगे होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो है इनकी तरह बनना चाहते हैं, उन्होंने अपना रोल मॉडल बना लिया उसको। ठीक, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वीर नायक की पूजा या वीर पूजा रोल मॉडल किस अवस्था की विशेषता है, तो वो है किशोरावस्था की विशेषता, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, किसी ना किसी ऐसे व्यक्तित्व को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं, वैसे ही वो एटीट्यूड करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो हैं किसी भी हीरो हीरोइन जो उन्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं उनकी एक्टिंग ही करते रहते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, वैसे ही एक्टिंग करेंगे, वैसे ही डांस करेंगे, वैसे ही डायलॉग बोलेंगे। ठीक है, कोई तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन है तो उसकी तरह छक्के चौके उड़ाने की कोशिश करता है। तो ये सब क्यों, क्योंकि इस अवस्था की विशेषता है कि किसी ना किसी को वो अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। एक तरीके से कहें तो उसकी पूजा करते हैं, उसकी तरह बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, द्विवार सपने की बहुलता। अगली विशेषता है द्विवार सपने की बहुलता। इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य यह है द्विवार सपने की बहुलता से, अगर द्विवार सपने की बहुलता की बात करें तो इसी को हम कह सकते हैं कल्पनाशीलता या कल्पना तरंग। ठीक है, इसी को हम कल्पनाशीलता या कल्पना तरंग कहेंगे। तो द्विवार सपने का मतलब क्या है, जो स्वप्न दिन में देखे जाए, खुली आंखों से जो स्वप्न देखे जाए, अगर उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी, जैसे वो किसी के घर गए, उनको उनका घर बहुत अच्छा लगा, उनका रहन सहन बहुत अच्छा लगा, तो वो अपने ही कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं और सोचते हैं कि हाँ अपनी दुनिया में खो गए कि हम इसी ऐसे हम भी करेंगे, हमारा भी ऐसे घर होगा, इसी तरीके से हम भी करेंगे। ये सब क्या है, ये द्विवार सपने की बहुलता है।
ठीक है, होगा नहीं होगा उन्हें नहीं पता, पर वो सपनों की दुनिया में बहुत सारे काम कर लिए, ठीक है। अगर कहीं उन्हें उनके सामने हम लोगों ने किसी उसकी बात कर दी, किसी ने भी मान लीजिए किसी भी देश की बहुत सुंदर स्थान की बात कर दी, तो अपने सपनों की दुनिया में वहाँ जाकर वो हो आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। या जैसे कि वो किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं, तो वैसे ही जीने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों की दुनिया में वो वैसे ही फॉलो भी कर लेते हैं कि हाँ हम भी ऐसे हीरो बन गए, हम भी ऐसे क्रिकेटर बन गए। तो क्या है, इस अवस्था में जो है वो दिवा स्वप्न की बहुलता, एक कल्पनाशीलता की बहुलता पाई जाती है। जो चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है और वो अपने वास्तविक जीवन में उसको नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सपनों की दुनिया में वो जो कार्य जरूर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो अगली विशेषता है वो है विषम लिंगी आकर्षण। इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य विषम लिंगी मतलब विषम लिंग, दूसरा अलग लिंग, जैसे कि किशोरों को किशोरियों के प्रति या किशोरियों का किशोरों के प्रति आकर्षण अधिक होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, बालक जो होते हैं वो बालिकाओं से दोस्ती करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, और बालिकाएं बालकों का साथ चाहती हैं। इसी को कहते हैं विषम लिंगी आकर्षण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस अवस्था की विशेषता है कि शरीर भी परिपक्व, मन भी परिपक्व, हर चीज़ परिपक्वता की ओर अग्रसर है। तो वो क्या अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। और इसमें इस अवस्था का एक भाव होता है कि लड़कियां या लड़के जो भी हैं उनमें एक प्रेस्टीज का प्रश्न होता है कि अरे उसका बॉयफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड है, तो ये एक प्रेस्टीज का प्रश्न है, देखो वो कितनी सुंदर है, उसका देखो बॉयफ्रेंड है, या वो कितना अट्रैक्टिव है, देखो। इस तरीके के जो प्रश्न वो भाव होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था। इसी के कारण जो है वो विषम लिंगी आकर्षण के प्रति आकर्षित होते हैं, मतलब किशोर किशोरियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं अपनी प्रेस्टीज को दिखाने के लिए, अपनी शान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि हम इतने अट्रैक्टिव, इतने अच्छे हैं कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो है किस अवस्था की विशेषता है, विषम लिंगी आकर्षण, किशोरावस्था की। इसके बाद क्या होता है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। अगली विशेषता क्या है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना है। तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना में क्या, भाई जब व्यक्ति परिपक्व है, आप किसी चीज़ से मजबूत हैं, तो आप यही तो चाहेंगे ना कि हम अपने सारे कार्य खुद कर लें, अपने आप अपने निर्णय लें, हमें कहीं जाना है तो हम अकेले जाएं, कुछ करना है तो हम अपने हिसाब से अपने काम करें। ऐसे ही तो होता है। तो यही किशोर भी चाहता है कि उसे पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान की जाए, वह अपने निर्णय स्वयं ले, अपने कार्य खुद करे। ऐसा नहीं हो कि, लेकिन क्या होता है, क्योंकि भाई माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही है, चाहे वो किशोर हो जाए चाहे कोई हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है कि अगर उसमें कोई सामाजिक रीति रिवाज या माता पिता की आज्ञा उसमें बंधन का कार्य करती है, तो यही स्वतंत्रता ना मिलने के कारण क्या होती है, उनमें विद्रोह की भावना का जन्म हो जाता है, ठीक। जैसे कोई बालक कह रहा है कि हम आज अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, और मान लीजिए माता पिता के घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी है, किसी कारण से माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तो बच्चा चिढ़ जाए और चिढ़ के मारे कहे कि लो हमें ऐसा नहीं करने दोगे तो हम तुम्हारे फंक्शन में भी शामिल नहीं होंगे, रोने लगे धोने लगे, घर में तोड़फोड़ मचाने लगे। तो ये क्या है, विद्रोह की भावना उसमें प्रस्फुटित हो जाती है, ठीक है। तो ये किस अवस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की। इसके बाद क्या है, अपराध प्रवृत्ति का विकास, ठीक। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति जो है विकसित होने की संभावनाएं रहती हैं। क्यों रहती हैं कि एक तो बच्चा परिपक्व हो चुका है, बच्चे से किशोर बन चुका है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो जो है उसको क्या चाहिए, एक तो उसे चाहिए अधिक प्रेम चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो किशोर हो चुका है, माता पिता भी इतना ध्यान उस पर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और क्या वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई वो बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो वो समझ रहा है हम बड़े हैं, माता पिता भी ये मान रहे हैं कि हम बड़ा है तो अपने काम खुद कर लेगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि, और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि जो उसका समूह है, अगर वो कोई गलत समूह है तो वो क्या करता है कि अरे तुम लोग, मान लीजिए उनके आसपास के दोस्त हैं, वो कोई शराब पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, तो वो उसको पानी पर रखने का कार्य करते हैं कि अरे तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम वैसा नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है कि बालक जो है इस प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग, अब उसकी प्रेस्टीज का प्रश्न आ गया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, लो हम भी कर लेंगे, हम भी कर लें। और वो अगर किसी चीज़ से ग्रसित है, क्योंकि समायोजन इस अवस्था की, समायोजन का अभाव इस अवस्था की विशेषता है, अब वो समायोजन तो कर नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपराध की ओर विकसित होने लगता है, ठीक है। वो समायोजन नहीं कर पाने के कारण क्या करता है, अपराध की ओर विकसित होने लगता है, और इसी वजह से जो है इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति का भी विकास हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस अवस्था में किशोरों पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जरा सी भूल में वो गलत राह पकड़ सकते हैं, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईश्वर और धर्म में विश्वास। इसमें क्या होता है कि शुरुआत के दिनों में
ठीक है। यानी अगर हम बात करें प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करें तो बच्चों में ईश्वर धर्म के प्रति विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। ठीक है, उनका शरीर विकसित, उनका मन विकसित, वो पूर्णता परिपक्वता की ओर अग्रसर हैं, तो उन्हें इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं है कि ईश्वर भी कोई चीज़ है या धर्म भी कोई चीज़ है। वो अपनी दुनिया में मस्त है। उन्हें नाचने गाने खेलने कूदने से मतलब है, अपने दोस्तों से मतलब है, अपने घनिष्ठ मित्रों से मतलब है। भगवान से, ईश्वर से, धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वे इस अवस्था की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, इस अवस्था के अंत में पहुंचते हैं, उनका ईश्वर में, धर्म में विश्वास भी बढ़ता है और वो उनकी उपासना करना भी प्रारंभ करते हैं, उन्हें मानना भी प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करते हैं तो उनका ईश्वर और धर्म में कोई विश्वास नहीं होता। तो ये है इस अवस्था की विशेषताएं, जो आशा करती हूँ आपके समझ में आई होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनके उपनामों की, जो कि परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। क्या जीवन का सबसे कठिन काल, ये किलपैट्रिक महोदय के शब्द भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने बताया, तो बताया है किलपैट्रिक महोदय ने। इन्होंने क्यों बताया किलपैट्रिक महोदय ने? क्योंकि भाई इन्होंने इसलिए कि इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी किशोरावस्था को कहा गया है। समझ लीजिए क्यों कहा गया है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में समायोजन का अभाव है। मान लीजिए अभी कोई किशोर है, ठीक है, अब आपको मैंने एक अभी विशेषता बताई घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, तो वो अपने मित्र के साथ तो बहुत खुश है, ठीक है, अपने मित्र के साथ वो खेल रहा, कूद रहा, जो भी उसका मन है कर रहा, अपनी बातें शेयर कर रहा। लेकिन उसी किशोर को ले जाकर आप अजनबी माहौल में बैठा दीजिए, वो शांति से बैठा रहेगा, ना बोलेगा ना चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें समायोजन का अभाव है। वो इस समय समायोजन नहीं कर पा रहा, समायोजित नहीं हो पा रहा उन लोगों के बीच में जो अजनबी हैं। आपने कभी देखा कि बाल्यावस्था के बालक को आप कहीं ले जाइए, उसे 4 बालक मिल जाएंगे, वो खेलना कूदना शुरू कर देगा। लेकिन यही इसी तरह अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं, छोटे बच्चों को ले जाइए तो वो अपनी, अगर अजनबी लोग हैं तो अपनी माँ से ही चिपकता रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। यही हाल किशोरावस्था में भी होता है। किशोर में भी यही परिवर्तन होता है कि वो जो है जल्दी से समायोजन नहीं कर पाता है किसी के साथ। वो अपने जिन मित्रों से वो घुला मिला है उन्हीं के साथ समायोजन कर पाता है। इसलिए ये जीवन का एक कठिन काल हो जाता है, क्योंकि समायोजित ना होने के कारण और इसके आवेगों तथा किशोरों के आवेगों तथा संवेगों में इतना परिवर्तन होता है, इतना ज़्यादा उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है कि वो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है, उसके माँ बाप उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ना तो उसे बालक समझा जा रहा है, ना ही प्रौढ़ समझा जा रहा है। यदि वो बालक समझकर कोई, अपने आप को छोटा समझकर कोई कार्य नहीं करता, तो उसके माँ बाप कहते हैं अरे तुम इतना काम नहीं कर सकते, इतने बड़े हो गए। और अगर वो कहे कि नहीं हमें बाइक चलानी, अरे तुम बाइक नहीं चला सकते, अभी तुम छोटे हो, तो ये जो है उसके परिवर्तन, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, उससे उसके माता पिता ना तो उसे समझ पाते हैं, ना वो खुद समायोजित हो पाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो है बालक के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है, मृत्यु दर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है बालक का विकास जो है कठिन है, कठिन कार्य है। ठीक है, बालक को समझना कठिन है, बालक का क्या कहते हैं, दूसरों को समझना कठिन है, उसका खुद को समझना कठिन है। इसलिए जीवन का सबसे कठिन काल बोला जाता है। समझ में आ गया? इसके बाद तूफान तथा संघर्ष की अवस्था। स्टैनले हॉल महोदय के शब्द है, किशोरावस्था को उन्होंने आंधी, तूफान, तनाव, संवेग की अवस्था भी बोला है। क्या बोला है? इन्हें किसने बोला? स्टैनले हॉल में तूफान तथा संघर्ष की अवस्था भी बताया, या आंधी तूफान की अवस्था पूछ दी जाए, या झंझावत की अवस्था पूछ दी जाए। इस तरीके के जितने शब्द आंधी तूफान वाले वो किस महोदय के लिए हुए हैं? स्टैनले हॉल के, याद रखिएगा। तूफान तथा संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था या झंझावत की अवस्था, ये किसने कहे हैं? ये स्टैनले हॉल महोदय ने कहे हैं। क्यों कहे हैं? ये तो मैं आपको सभी सब जो समझाती आ रही हूँ, इससे से क्या निष्कर्ष निकल के आता है? यही तो आता है भाई, बच्चे को संघर्ष करना है खुद को समझने के लिए, समझाने के लिए। और किशोरावस्था में तनाव है ही, क्योंकि अगर उसका फ्रेंड सर्कल उसके लिए एक तनाव है, अगर उससे लड़ाई होगी तो तनाव है। उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना, अपना व्यवसाय निर्धारित करना, उसको अपनी पढ़ाई का निर्धारण करना, और क्योंकि वो समायोजन की समस्या से ग्रसित है ही, तो उसका जीवन तनाव से भरा हुआ है। तो इसलिए स्टैनले हॉल ने इसे तनाव तथा तूफान संघर्ष की अवस्था भी कहा है। ठीक, इसी अवस्था को क्या बोला गया है? स्वर्णकाल तथा बसंत ऋतु। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि किस अवस्था को स्वर्णकाल या बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं, तो किसको कहते हैं? किशोरावस्था को। स्वर्णकाल क्यों कहते हैं? स्वर्णकाल इसलिए कहते हैं भैया, जब
सब चीज़ परिपक्व हो चुकी है, शरीर भी परिपक्व, मन भी परिपक्व, मस्तिष्क भी परिपक्व, सब चीज़ परिपक्वता की ओर अग्रसर है, तो हम अपने हर कार्य अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, हम समझते हैं कि हम अपने निर्णय खुद कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, और क्या स्वर्णकाल इसलिए भी क्योंकि आप देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में घनिष्ठ मित्रता की भावना होती है, विषम लिंग के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, तो क्या होता है इस अवस्था में जो है अच्छे कहने चाहिए रोमांचक, ठीक है, जो भाव होते हैं वो किशोर किशोरियों में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण इस अवस्था को स्वर्णकाल या बसंत ऋतु काल भी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात, बसंत ऋतु काल या स्वर्णकाल भी कहते हैं। इस अवस्था में वो जीवन की सब खुशियों को बटोरने की कोशिश करते हैं, भले ही वो उसमें समायोजित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन का बड़ा अच्छा काल समझ रहे हैं कि हम अपने मन की बातें किसी से कह पा रहे हैं, कोई हमसे कह पा रहा है, किसी के लिए जीना मरना, पिक्चरों को देख के इंस्पायर हो जाना, ये जो है कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं, वो किशोरावस्था की विशेषताएं। इसी कारण इसे स्वर्ण ऋतु काल या बसंत ऋतु काल भी कहते हैं। समझ गए बात। उसके बाद उलझन की अवस्था क्यों कहते हैं? उलझन की अवस्था मैंने जैसे आपको अभी बताया कि माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बच्चों को ना तो बालक समझा जा रहा है ना प्रौढ़ समझा जा रहा है, वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है सही करके कि हमें क्या डिसीजन करना, पल में उसका डिसीजन हो रहा है कि नहीं अभी हमें ये काम करना है, थोड़ी देर बाद हमें वो काम करना है। ठीक है, यानी वो खुद सही निर्णय नहीं कर पा रहा है, एक ना एक उलझन में फंसा रहता है कि हमें ऐसा करना है। कभी कभी हमारा सभी का मन ऐसा करना लगता है किसी काम के प्रति, हमें समझ में नहीं आता है कि सही डिसीजन क्या होगा, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये जो है उलझन की अवस्था जो है किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरों को अक्सर इस समस्या का जो है सामना करना पड़ता है, उनमें उलझन का भाव, क्योंकि वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो उलझन अपने आप होगी। ठीक है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था ये किसने बताई? ये भी स्टैनले हॉल ने बताई। देखिए याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न बनते हैं कि ये किसने कहा। ठीक है, जैसे अगर आपसे जीवन का सबसे कठिन काल पूछ दिया जाए तो फिलपैट्रिक ने, तूफान संघर्ष की अवस्था स्टैनले हॉल ने, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था ये भी स्टैनले हॉल ने कही है, जैसे कि इन्होंने जैसे अभी मैंने आपको सिद्धांत को बताया, इसके अंतर्गत हमें यही पढ़ना है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था के अंतर्गत यही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तार्किक तथा अमूर्त चिंतन की अवस्था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे में मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती है, उसमें तर्क शक्ति की विकसित हो जाती है, उसमें अमूर्त चिंतन की, यानी उसके सामने अमूर्त चिंतन से मतलब क्या है? उसके सामने कोई चीज़ नहीं है लेकिन यदि उसकी बात की जा रही है तो वो उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है, उसे पता है कि वो उसका आकार प्रकार कैसा होगा, उसके बारे में वो क्या सोच सकता है। ये जो है शक्ति उसमें विकसित हो जाती है, तर्क करने की शक्ति विकसित हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपने उससे कोई बात कही तो वो वैसी की वैसी उसको मान लेगा, वो अपने तर्क वितर्क प्रस्तुत करेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, जो भी वो प्रस्तुत कर सकता हो। तो इस अवस्था में ये योग्यताएं विकसित हो जाती हैं क्योंकि मानसिक विकास परिपक्वता की ओर होता है, तो इसलिए इस अवस्था को तार्किक तथा अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था या संवेगों में परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, संवेगों में परिवर्तन की अवस्था कहें या परिवर्तन की अवस्था। इस अवस्था में ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि जो है स्थिरता और समायोजन का अभाव, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि अब इस बात के बाद परिवर्तन की अवस्था की बात करें, संवेगों में परिवर्तन, अभी पता चल रहा है कि जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, दो किशोर आपस में लड़ रहे हों, उनमें क्रोध भरा पड़ा, गुस्सा आ रहा है, दूसरों को मार पीट रहे हैं, अचानक से ही उनके माँ बाप उधर से आ जाए। ठीक है, वो देख ले माता पिता आ रहे हैं, वो माता पिता को ये बात बताना नहीं चाह रहे, तो वो अपने गुस्से को इतनी जल्दी कंट्रोल करके माता पिता के सामने हंसकर खड़े हो जाएंगे, दिखाएंगे कि देखिए सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें इतनी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, तो इस अवस्था को क्या है? परिवर्तन के क्षण में परिवर्तन हो जाता है उनके आवेगों तथा संवेगों में, इसलिए इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा किशोरावस्था को ही परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। पुनः शैशवावस्था की अवस्था, ये मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, उनके शारीरिक मानसिक विकास में भी परिवर्तन होता है, स्थिरता समायोजन में भी परिवर्तन होता है, नहीं कर पाते हैं, इसके कारण इस अवस्था को मैंने अभी आपको बताया था पुनः शैशवावस्था की अवस्था भी कहा जाता है। परंतु इस अवस्था को पुनः शैशवावस्था की अवस्था कहा किसने है? रॉस महोदय ने कहा है। किसने कहा है? रॉस महोदय ने। पुनः शैशवावस्था की अवस्था इन्होंने इसने बताया है, रॉस महोदय ने बताया। क्यों बताया वो मैं आपको यहाँ समझा चुकी हूँ। इसके बाद आधारहीन चेतना की अवस्था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधारहीन चेतना की अवस्था कौन सी है? ये कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था। और किसने दी है? हैविंग हस्ट महोदय ने। किसने दी है? हैविंग हस्ट महोदय ने
आधारहीन चेतना की अवस्था पूछी जाए। एबिंगहर्स्ट महोदय ने 5 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें एक अवस्था थी आधारहीन चेतना की अवस्था। 18 वर्ष तक की आयु जो है वो कौन सी अवस्था है? आधारहीन चेतना की अवस्था। और 18 वर्ष से ऊपर की जो आयु होगी वो कौन सी अवस्था होगी? वो आधार युक्त चेतना की अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो 18 वर्ष के अंदर की बात की जाएगी तो वो आधारहीन चेतना की अवस्था है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बच्चा बिना किसी बात के भी कुछ भी सोचने लगता है। जो कार्य कभी संभव हो या ना हो वो सोचने लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिसका कोई आधार ना हो उसके बारे में चिंतन करने लगता है। ठीक है, उसके बारे में उसके अंतर्गत चेतना प्रारंभ हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चाहे उसका वो बिल्कुल निराधार बात हो, वो चीज़ कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो उसको करने का प्रयास करता है कि ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस अवस्था को क्या कहा? एबिंगहर्स्ट ने आधारहीन चेतना की अवस्था। ये नाम जरूर याद रखिएगा, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आप आशा करती हूँ कि किशोरावस्था एडोलसेंस आप सबको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो बताइए कमेंट के माध्यम से, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।